नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एनिमल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर आज हमारा 6वां सेशन है। इसके पहले एनिमल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर काफी कुछ 5 सेशन तक थ्योरेटिकल डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज बारी है 2 प्रमुख बिंदुओं को बताने की, जिसमें स्ट्रोक बाइलूम क्या होता है इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको बताएंगे, और साथ में नीट पर पूछे गए सवाल जिसमें स्टेथोस्कोप पर सवाल पूछा गया, आज उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल साइंस में स्टेथोस्कोप का महत्वपूर्ण योगदान है और स्टेथोस्कोप के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कान में एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है और कान में इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद आपके हार्ट बीट को चेक करता है। चूंकि यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल था, इसलिए एक सेशन आज हम स्टेथोस्कोप पर भी ला करके आपको स्टेथोस्कोप की संरचना क्या होती है, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापते कैसे हैं और स्टेथोस्कोप कितना जरूरी है, इसके खोजकर्ता कौन है, आज ये सारा कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम आपको समझाने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए और हमें बताइए कि और इसके अलावा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज हमने सेशन का नाम रखा है डीप डिस्कशन ऑन स्ट्रोक बाइलूम एंड स्टेथोस्कोप। स्ट्रोक बाइलूम क्या होता है और स्टेथोस्कोप की संरचना क्या होती है, आप देख रहे होंगे पहले ही पन्ने में एक चित्र हमने लगाया है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप की संरचना बिल्कुल वायर जैसी होती है, एक घुंडीदार रचना आगे होती है। ये सब कुछ हम आगे आपको एक एक बिंदु करके बताएंगे भी और थ्योरेटिकल डिस्कशन में लिखाएंगे भी। सेशन की शुरुआत एक सामान्य चित्र से करते हैं। जरा देखिए इसको, यह है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में कितने पार्ट होते हैं? सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे बिल्कुल हेड वाले रीजन में, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक घुंडी लगी हुई है और एक ये घुंडी लगी हुई है। इसको हम कान में फंसाते हैं, यानी कान में फंसाते हैं, इसका मतलब ये सुनने का काम करता है और इसको ईयर टिप के नाम से जानते हैं। ज्यादा मेडिकल के हिस्से में आपको हम ले जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप का उपयोग कैसे होता है, भविष्य में यदि आपको स्टेथोस्कोप पढ़ना पड़े, स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट बीट नापना पड़े, तो ये प्रैक्टिकल जीवन में बहुत जरूरी है, उसको आप जानिए। तो सबसे ऊपर है ईयर टिप, यानी कोई ऐसी संवेदना, कोई ऐसी जानकारी जो आपको कान के द्वारा सुनी जाएगी, वो है ईयर टिप। फिर इसके बाद एक लंबी रचना आपको दिखाई देती है, ये दोनों साइड में ये लगी होती है और इसको बाइनोरल के नाम से जानते हैं। बाई का मतलब 2, यानी 2 ये ट्यूबुलर रचनाएं दोनों कान की आपस में जाकर के पीछे जुड़ी हुई होती है और जहां पर ये जुड़ती हैं ये बाइनोरल स्प्रिंग इसको बोलते हैं। आप इसको तोड़ कर देखेंगे तो यहां एक स्प्रिंग आपको दिखाई देगी, इसको बाइनोरल स्प्रिंग कहते हैं। फिर दोनों स्प्रिंग आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, दोनों के मैसेज आपस में जुड़ जाते हैं और नीचे जाकर के ये वाला हिस्सा स्टेम कहलाता है। जो नीचे बिल्कुल पास में होता है वो स्टेम कहलाता है और ये फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग
जिसको कहा है हमने, ये बिल्कुल एक ट्यूब जैसी रचना है जो सेंसर की तरह काम करती है, जो मैसेज को यहां से इधर की ओर ट्रांसफर कर रही है। फिर ये स्टेम होता है और एक गोलाकार रचना होती है। ये एक गोलाकार रचना होती है, ये चेस्ट पीस कहलाता है, जिसको हम सीने में लगाते हैं, चिपकाते हैं। चेस्ट पीस विथ टेम्पल डायफ्राम अलाउंग द stimulation of diaphragm from high frequency of well for low frequency based on pressure change। यहां पर जैसे स्पीकर होता है ना, उसी तरह का एक स्पीकर होता है, उच्च आवृत्ति का होता है। आवृत्ति इतनी तेज होती है कि यदि आपके शरीर के अंदर प्रेशर में कोई परिवर्तन होता है, सांस खींचती है, सांस बाहर निकलती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब होने का ये मैसेज यहां से उठाते हुए और सीधे आपके कान को देता है। बस एक सामान्य रचना के बारे में आपको इतना ही जानना है कि स्टेथोस्कोप की संरचना में क्या होता है। क्या क्या हुआ? एक ईयर टिप हो गया, एक बाइनॉरल हो गया, एक बाइनॉरल स्प्रिंग हो गई, एक फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग हो गई, और लास्ट में स्टेम बॉल के साथ चेस्ट पीस हो गया। चेस्ट पीस वाले हिस्से में स्पीकर लगा है जो आवाज को सुनता है, वहां से सीधा आपके कान को पहुंचाता है। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है स्टेथोस्कोप का। एक अगला चित्र, इसको विस्तार से ईयरपीस को तो बता दिया। ईयरपीस जो है अलग अलग स्टाइल में मार्केट में जितना आप पैसा लगाओगे उस स्टाइल का आपको मिलेगा, उतना खूबसूरत मिलेगा। डिफरेंट स्टाइल ऑफ मटेरियल टू मच कंफर्ट। आप कैसा सस्ता लोगे, कान वाला दर्द होगा, उससे अच्छे स्टाइल का नहीं मिलेगा। ट्यूबिंग देख ही रहे हो। यहां पर जो बेल होती है, घंटी जो होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड उत्पन्न करने वाली, मतलब जितनी कम से कम आवाज को एक्सेप्ट करने वाली होती है। ये रचना जो होती है, ये वाली जो गोलाकार रचना होती है, ये डायफ्राम की होती है। डायफ्राम का काम ये है, ध्यान से सुनना, डायफ्राम का काम ये है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी आई है, आपके हार्ट से निकली है, कम आवाज की क्षमता जो निकली है, वो हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। बस, और जैसे ही ये कन्वर्सन हुआ, ये मैसेज यहां से होता हुआ आपके कान को चला गया। ये मल्टीपर्पज डायफ्राम इंक्रीज प्रेशर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस प्रेशर फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। अब ये थोड़ा विस्तार से मेडिकल वाले हिस्से में जब जाएंगे तो एमबीबीएस जो बच्चे करते हैं, जो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, उनके लिए जरूरी है। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस में आपको स्टेथोस्कोप की जानकारी होना जरूरी है। कितने पार्ट होते हैं ये पहले ही हमने बताया है। पार्ट याद रखिएगा, ईयरपीस होता है, बाइनॉरल होता है, बाइनॉरल स्प्रिंग होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है, स्टेम होता है और चेस्ट पीस होता है। स्टेथोस्कोप की एक सामान्य जानकारी आगे हम लिखेंगे भी। अभी इधर अंग्रेजी वाले बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जरा इसको टू द पॉइंट पर पढ़ लें कि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टेथोस्कोप इज एन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द एक्शन ऑफ समवन हार्ट और ब्रीथिंग। एक ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे हार्ट की आवाज को सुनता है, या हमारी सांस को रिकॉर्ड करता है, या सांस की आवाज को हमारे कानों तक पहुंचाता है। टिपिकली हैविंग ए स्मॉल डिस्क शेप रेजोनेटर दैट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट एंड टू ट्यूब्स कनेक्टेड टू ईयरपीस। जनरली जितने स्टेथोस्कोप हैं उसमें एक डिस्क शेप रेजोनेटर है जो संवेदना को, जो आवाज को, जो प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, सुनता है, और उसी प्रेशर को, उसी ब्रीदिंग को, उसी मैसेज को हमारे कानों तक पहुंचाता है। द स्टेथोस्कोप, ये सवाल है। द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस
इसकी खोज फ्रांस में हुई और सन था 1816 और वैज्ञानिक थे रेनी लेकनेक। रेनी लेकनेक नामक वैज्ञानिक ने 1816 में फ्रांस में इसको खोजा था। स्टेथोस्कोप्स आर कॉमन पार्ट ऑफ नर्सेस एंड डॉक्टर यूनिफॉर्म। आप देखते होंगे मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग के पाठ्यक्रम में पीएनएसटी वाले बच्चों को देखा होगा आपने, एक कॉमन पार्ट है। जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन उनकी एक ड्रेस कोड निर्धारित है कि एक सफेद कोट पहनेंगे और गले में उनके स्टेथोस्कोप लटका होगा। एक स्टेथोस्कोप अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से सिंगल स्टेथोस्कोप होता है हुक अप टू 1 ईयर। अब इसके प्रकारों पर ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को चाहे आप काट दें, तो इतना ही आपके लिए जरूरी है कि स्टेथोस्कोप आर ए कॉमन पार्ट ऑफ नर्सेस आर डॉक्टर्स यूनिफॉर्म। डॉक्टर और नर्सेस के लिए कॉमन है, उनकी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जाता है। एक और सवाल आज के सेशन में हमने जोड़ा है, जो नीट में सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में सवाल पूछा गया, यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि साहब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट, इन दोनों का एक संबंध है। शब्द तो आपने सुना, शब्द की व्याख्या क्या है यह हम आपको बताना चाहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड, ऐसा आयतन जो हृदय के द्वारा पंप किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, खून का वह आयतन जो हार्ट के द्वारा फेंका जाए, पंप किया जाए, बाहर निकाला जाए, बाई द वेंट्रिकल्स, नीलय के द्वारा, नीलय के द्वारा। हार्ट याद करिए आप, बनाया हार्ट तो आप स्पेशलिस्ट हैं उसके। ये आर्किल है, ये वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से एक सप्लाई शरीर के विभिन्न भाग को जाती है और एक सप्लाई फेफड़े को जाती है। याद आया आपको? इधर वाला राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है। ये शुद्ध रक्त रखता है, ये अशुद्ध रखता है। तो दो ही सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई दो ही तरीके पर है, या तो अशुद्ध को सप्लाई जाना है या शुद्ध वाली सप्लाई जाना है। हम ये कह रहे हैं कि द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल्स विथ ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट कितनी होती है? 1 लब धन 1 डब बराबर होती है 1 हार्ट बीट। एक बार सिकुड़े, एक बार फैले, उस दोनों को मिलाकर के बनती है 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जितना ब्लड, जितना खून वेंट्रिकल से निकल करके भाग जाए, वही कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में पीएससी में, यूपीएससी में मेंस पर 5 नंबर का लिखने का आया था। याद करिएगा, हमने 60 में लिखा है, अभी आगे हिंदी में लिख देंगे। अंग्रेजी में इतना होगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स विथ ईच हार्ट बीट। एक धड़कन में जितना खून, जितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल जाए, पंप कर दिया जाए, वही कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालते कैसे? आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, आपने देखा होगा कि छोटा जो बच्चा होता है उसका हार्ट आपकी तुलना में ज्यादा धड़कता है। वही लाइन हमने लिखी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैन वेरी बेस्ड ऑन साइज। ये जो स्ट्रोक का वॉल्यूम होता है, ये वेरी करता है, विभिन्नता दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है हार्ट के साइज के आधार पर।
हार्ट की साइज, छोटे बच्चे के हार्ट की साइज छोटी होगी, बड़े की, जवान की हार्ट की साइज बड़ी होगी। हार्ट की साइज के आधार पर स्ट्रोक वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। एक सवाल नेट में पूछा गया कि हार्ट की साइज और स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या संबंध है। आप याद ये रखिएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट की साइज दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और यदि हार्ट की साइज छोटी है तो स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होगा, यदि हार्ट की साइज बड़ी है तो स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होगा। इसीलिए हमने लिखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैन वेरी बेस्ड ऑन साइज एंड अदर हेल्पफुल मेजरमेंट। कैसे निकालते हैं? इजेक्शन प्रैक्टिसन कैसे, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम बटे इनो डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब डायस्टोलिक वॉल्यूम का अंत हुआ, जो ब्लड बच गया, जो चला गया और जो बच गया, देख रहे हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम यानी जो ब्लड गया, जैसे ये पिच का, तो ब्लड यहां से भागेगा। माना ये ब्लड 70 भागा और उसके बाद जो ब्लड यहां बच गया वो था 120, तो 70 बटे 120 करीब करीब 58% कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 50 एंड 65। ये ब्लड साइज के अनुसार, ध्यान रखना, इस गणित को समझ लेना, इस पर सवाल नीट में पक्का आता है। यह फ्लक्चुएट करता है 50 से लेकर के 65% के बीच। छोटा होगा तो फ्लक्चुएशन और होगा, बड़ा होगा तो फ्लक्चुएशन कम होगा। तो 50 और 65 के बीच ये फ्लक्चुएट करता है। हाफ द ब्लड वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल शुड गेट पंप आउट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। इसकी परिभाषा यह है स्ट्रोक वॉल्यूम की कि एक हार्ट बीट में ब्लड कितना पंप कर गया, यही इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नीट में सवाल जो था उसका पूरा डिस्कशन, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यह है कि स्ट्रोक वॉल्यूम बटे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बराबर करीब करीब 58% निकलेगा ये, और इसी के बीच में ये स्ट्रोक वॉल्यूम 50 और 65 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अब चलिए उन महत्वपूर्ण बातों को इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखा दे। सबसे पहले हम लिखाना चाह रहे हैं आपको स्टेथोस्कोप के बारे में। हेडिंग डालते हैं स्टेथोस्कोप। ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। पहला पॉइंट लिख रहे हैं वह उपकरण जो डॉक्टर्स द्वारा, वह उपकरण जो डॉक्टर्स द्वारा हृदय की आवाज हार्ट की आवाज सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। बहुत लोग स्टेथोस्कोप की परिभाषा नहीं जानते। उन्हीं के लिए परिभाषा तैयार किया कि ऐसा उपकरण जिसके, जो डॉक्टर्स के द्वारा हार्ट की आवाज को, हार्ट के क्रंदन को, हार्ट की वॉइस को सुनने के लिए उपयोग में किया जाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण,
अब ये साहब हार्ट की आवाज आती कहां से है, ये सवाल नीट में पूछा गया। उस बात को लिखिएगा कि हृदय में या हार्ट में आपको याद होगा बाल्ब होते हैं, एक तरफ बाइक स्पीड है, एक तरफ टाइक स्पीड है, सेमी ल्यूनर बाल्ब है। ये सारे के सारे बाल्ब आवाज करते हैं, जब खुलते हैं जब बंद होते हैं तो ये बाल्ब आवाज करते हैं। यही आवाज स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर सुनता है। हार्ट में बाल्ब की कार्यविधि के कारण आवाज उत्पन्न होती है। तीसरा महत्वपूर्ण ये सवाल पूछा गया है, हार्ट में आवाज कहां से आती है। याद रखिएगा, हार्ट में आवाज जो है बाल्ब के खुलने और बंद होने के कारण आवाज आती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं, हृदय द्वारा उत्पन्न आवाज को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 आवाजें कौन कौन सी हैं। नंबर एक को S1 वॉइस कहते हैं, S1 वॉइस। नंबर 2 को S2 वॉइस कहते हैं। नंबर 3 को S3 वॉइस कहते हैं और नंबर 4 में S4 वॉइस है। याद कर लीजिएगा कि हार्ट से जो आवाजें उत्पन्न होती हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, S1 वॉइस, S2 वॉइस, S3 वॉइस और S4 वॉइस। 4 प्रकार की आवाज हार्ट करता है। चौथा महत्वपूर्ण, S1 जो होती है इसको लब बोलते हैं, LUB। अब इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा गहराई में बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। S1 को लब बोलते हैं, यह लंबी आवाज है, यह लंबी आवाज है जो वेंट्रिकल के या नीले इसको बोलते हैं, जो वेंट्रिकल के सिकुड़ने के पश्चात अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर बाल्ब। कहां थे सेमी ल्यूनर बाल्ब, याद करिए, ये धमनी सप्लाई करती थी, तो धमनी जो महाधमनी थी, महाधमनी में और वेंट्रिकल का जो कनेक्शन था वहीं पर ये सेमी ल्यूनर बाल्ब थे। तो यह लंबी आवाज है जो वेंट्रिकल के सिकुड़ने के पश्चात, दबा वेंट्रिकल और जैसे ही दबा तो सेमी ल्यूनर बाल्ब सेमी पश्चात
अब जब दबेगा तो सेमी ल्यूनर बाल्ब खुल जाएंगे, अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं तथा ये ओपन हुए तथा बंद कौन होते हैं? आरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्ब बंद होते हैं क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होगा। एक साइड में ब्लड आ गया तो दोबारा उधर वापस नहीं जाएगा, यानी आरिकुलर वेंट्रिकुलर लेफ्ट और राइट दोनों बंद हो जाएंगे। आरिकुलर वेंट्रिकुलर बाल्ब बंद होते हैं और यशवन आवाज उत्पन्न होती है। समझ गया? कुल मिलाकर के यह ध्यान रखिएगा कि वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो आरिकुलर वेंट्रिकुलर बाल्ब यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्ब, थोड़ा और गहराई में जाइएगा, सवाल को घुमाएगा तो आप डरिएगा नहीं। कौन सा बाल्ब बंद होगा? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। या आपसे पूछ ले लब की आवाज कब आएगी, तो याद रखिएगा कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्ब बंद होंगे तभी साहब आवाज यस1 आएगी। तो यस1 आवाज उत्पन्न होती है। अब चलिए यस2 की बात कर ले 5वें पॉइंट पर। इसको डब आवाज से भी जानते हैं, इसको हम यस2 या डुप आवाज बोलते हैं। कुछ लब और डब बोलते हैं। हम इसकी सही स्पेलिंग है DUPP। यह छोटी तीखी आवाज होती है। जो वेंट्रिकल यानी नीलय और हमेशा बाल्ब वही आवाज करेगा जो बंद होगा। जब खुलेगा तो कोई आवाज नहीं, जब बंद होगा तभी आवाज होगी। अब देखिए वहां आरिकुलर वेंट्रिकुलर बाल्ब बंद हुआ तो आवाज आई। अब यस2 छोटी और तीखी आवाज होगी जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है, सिकुड़ता नहीं, जब वेंट्रिकल फैलता है। तो सेमी ल्यूनर बाल्ब थोड़ी सी ट्रिक समझ जाएंगे तो जीवन में कभी आपको नहीं भूलेगा। अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण यस2 आवाज, यस2 ध्वनि सुनाई पड़ती। अब बोलोगे साहब यस3 और यस4 क्या है? यस3 व यस4 दोनों बहुत धीमी बहुत ही धीमी होती है। ये दो आवाज तो तेज थी, लंबी थी, तीखी थी, लेकिन यस3 और यस4 दोनों आवाज बहुत धीमी आवाज होती है जो सामान्यतः
सामान्यतः सुनाई नहीं देती। ये आवाज क्रमशः वेंट्रिकल यानी निलय के भरने, निलय फैलता है, वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ। ये आवाजें क्रमशः वेंट्रिकल के भरने तथा आर्किल यानी अलिंद के सिकुड़ने, आर्किल में सिस्टोल हुआ, आर्किल के सिकुड़ने से उत्पन्न। भाई जब आर्किल सिकुड़ेगा तभी तो ब्लड जो है आर्किल से वेंट्रिकल में आएगा। और मान लो वेंट्रिकल भी सिकुड़ गया तो आर्किल वाला ब्लड क्या वेंट्रिकल में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए वेंट्रिकल का पहले फैलना जरूरी है और फिर आर्किल का सिकुड़ना जरूरी है, ताकि वह आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर को पार करता हुआ और वेंट्रिकल में चला जाए। चलिए, एक सवाल नीट में पूछा गया कि जब कभी वाल्व खराब हो जाते हैं तो उससे हार्ट को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या खराबी आती है, उसको किस नाम से जानते हैं? 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है स्टेथोस्कोप का कि वाल्वों की खराबी के कारण, वाल्वों की खराबी के कारण ये आवाजें स्पष्ट, ये आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं देती, जिसे हृदय मर्मरिंग के नाम से जाना जाता है। जिसे हृदय मर्मरिंग या इसको अंग्रेजी में हार्ट मर्मरिंग। तो ये स्टेथोस्कोप को हमने 7 बिंदुओं में आपको बताया। 7 बिंदु जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी। इस पन्ने में हमने S1, S2, S3 और S4 के बारे में आपको बताया कि ये 4 ध्वनियां आपके हार्ट से निकलती हैं। S1 को लब कहा जाता है, S2 को डब कहा जाता है, S3 और S4 ये दोनों ध्वनियां जो होती हैं बहुत धीमी आवाज वाली होती हैं, जो सामान्यतः सुनाई नहीं देती। और ये आवाजें क्रमशः वेंट्रिकल के भरने यानी वेंट्रिकल डायलेटेड हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, तब आर्किल सिकुड़ता है और ब्लड आर्किल से वेंट्रिकल में चला जाता है। यदि वाल्व खराब हो जाए तो ये स्पष्ट आवाजें नहीं सुनाई देती और उस समय इसको हार्ट मर्मरिंग के नाम से जाना जाता है। अब चलिए स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लें। स्ट्रोक वेंट्रिकल द्वारा प्रति स्पंदन
महाधमनियों में यानी एओर्टा में, एओर्टा माने शुद्ध रक्त का परिवहन। शुद्ध रक्त का परिवहन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल वाली एरिया से शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी ले जाएगी। महाधमनियों में भेजे गए रक्त के आयतन को ब्लड के बायलों को स्ट्रोक बायलोम, मतलब वेंट्रिकल वाला हिस्सा जो पंप कर रहा है। अभी हमने अंग्रेजी में ये परिभाषा आपको समझाई है। देखिए जरा, हमने क्या कहा, द बायलूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल वाला हिस्सा जितनी बार पंप करता है, जितना खून दौड़ाता है, वही तो कहलाता है स्ट्रोक बायलूम। उसी की हिंदी हमने लिख दी यहां पर। वेंट्रिकल द्वारा प्रतिस्पंदन महाधमनियों में भेजे गए ब्लड के बायलूम को स्ट्रोक बायलूम कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट का सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य में इसका आयतन लगभग 70 ml होता है। मतलब एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल वाला हिस्सा जो है 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। याद कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, विभिन्न अंगों के द्वारा, विभिन्न अंगों के द्वारा प्रति मिनट प्राप्त रक्त निम्न मतलब एक मिनट में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कितना ब्लड लेगा, इसका भी लेखा जोखा पीएनएसटी ने पूछा। इसमें सबसे पहले अंक का लिख करके, 4-5 अंक का नाम लिख करके, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम लिख करके प्रतिशत में, और सेशन को समाप्त कर देंगे। हार्ट पर्टिकुलर शरीर का ये अंग प्रति मिनट 10% प्राप्त करता है। दूसरा, ब्रेन 15%। देखिएगा कौन कितना ब्लड को जो फेंका गया है वो इस्तेमाल कर रहा। तीसरा, किडनी 5 पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम 25%। देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ब्लड रिसीव करता है, सबसे ज्यादा। अदर तो स्ट्रोक वॉल्यूम को इस पन्ने पर हमने बताया कि वेंट्रिकल्स द्वारा प्रतिस्पंदन महाधमनियों में भेजे गए ब्लड के वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका आयतन लगभग 70 ml होता है। विभिन्न अंगों के द्वारा प्रति मिनट प्राप्त रक्त निम्नलिखित है। हार्ट 10% है, ब्रेन 15% है, किडनी 20% है, डाइजेस्टिव सिस्टम 25% है,
अदर बॉडी पार्ट्स में 30% ब्लड पहुंचता है। इस तरह से बच्चों, ये सेशन में 2 चीजें आज हमने आपको समझाई, और ये 2 प्रमुख चीजें थी स्ट्रोक वॉल्यूम और स्टेथोस्कोप। इन 2 चीजों पर थ्योरेटिकल डिस्कशन पढ़ लेना। अब जो हमारा अगला सेशन होगा, जल्दी ही हम लाइव सेशन पर आने वाले हैं। थोड़ी बहुत औपचारिकताएं बची हैं, उसको पूरा कर लें। आपके लिए लाइव सेशन लेकर के आएंगे, तब जो भी मर्जी होगी वो सवाल आप पूछिएगा, उन सवालों का हम पूरा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। लेकिन इन 2 बिंदुओं को जरूर पढ़िएगा, स्टेथोस्कोप और स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा सेशन जब लाइव हो तो आप हमारे साथ लाइव मिलिएगा। लाइव सेशन के दौरान जो भी आपका सवाल हो वो सवाल पूछिएगा। अब इसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर लेकर आएंगे, उसके 1-2 सेशन चलाएंगे, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम पर आप सवाल कैसे आएंगे, चाहे कोई परीक्षा हो, नीट हो, एमपीएसआई हो, पीएनएसटी हो, कैसे सवाल पूछता है, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सारे प्रश्नों को आपको अगले सेशन में देंगे। तो बच्चों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीएनएसटी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें से हमारे ग्रुप से कई बच्चों का होना तय है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है या जिनकी संभावना है, उन बच्चों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।